हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 का एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके सामने लेकर आए हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये फिज़िक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस एक ही वीडियो में आपको इस चैप्टर का पूरा निचोड़ जो है वो मिल जाएगा। सारे जितने भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड हैं वो आपको सारे इस एक वीडियो में ही क्लियर हो जाएंगे। तो चैप्टर है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो बेसिकली इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि मोशन जो है वो किस वजह से होता है, एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट वो मूव कैसे करती है या मूव किस वजह से करती है। ठीक है, कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें फोर्स के बारे में पढ़ना है और मोशन से रिलेटेड 3 फंडामेंटल लॉज, जो कि अब आगे देखते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत करते हुए सबसे पहली चीज़ जो है वो है व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज़ एक्सपीरियंस्ड एज पुश पुल और हिट ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो, पुल करते हो या उस पर हिट करते हो तो उसे हम मान के चलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक फ़ोर्स एक्सपीरियंस करता है अपने ऊपर। वैसे तो ये फ़ोर्स इनविजिबल है, हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ऑब्जर्वेबल है, मतलब वो हमें आसानी से हम उन्हें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगा है तो वो ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो बदल जाएगी, उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, यहाँ तक कि फोर्स लगने से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज़ भी बदल सकता है। जैसे कि शेप और साइज़ कैसे बदलेगा, जिसका एक आपके एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है कि सपोज़ एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करो और स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप बदल जाता है। ठीक है, और जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं वापस वो अपने पुराने शेप में आ जाती है। तो यानी कि शेप जब बदला स्प्रिंग का स्ट्रेच करने से, तो इससे ये पता चलता है कि स्प्रिंग पे क्या लगा होगा, स्प्रिंग पे एक फोर्स लगा होगा जिसकी वजह से वो स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो पाई, और जैसे ही हमने वो फोर्स रिलीज़ किया वो दोबारा से अपने शेप को रीगेन कर लेती है। ठीक है, ऐसे ही बॉल का अगर हम देखें, अगर हम किसी भी बॉल को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने से उसका शेप और साइज़ जो है वो बदल जाता है, जिससे पता चलता है कि अच्छा बॉल के ऊपर एक फ़ोर्स लगा है जिसकी वजह से उसने अपना शेप और साइज़ जो है वो बदल लिया है। जैसे ही वो फोर्स हम उस पर से हटाते हैं बॉल जो है वो दोबारा से अपने शेप को रीगेन कर लेती है। तो यहाँ से पता चलता है कि फोर्स जो है वो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, स्पीड, शेप, साइज़ अगर बदल रहा है तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, स्पीड में चेंज होने का अगर हम एग्जांपल देखें कि सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट है, या तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करने लगेगा या फिर उसकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी अगर उस पर कोई अप्लाइड फोर्स लगा होगा। डायरेक्शन की अगर हम बात करें, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है और बाद में उसकी डायरेक्शन जो है वो किसी भी रीज़न से बदलती है, तो वो रीज़न किसका होता है? वो रीज़न होता है फोर्स, क्योंकि उस पर फोर्स लगता है और इस वजह से उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो गोल्फ का। ये जो गोल्फ की बॉल है, इसकी डायरेक्शन जो है वो टाइम टू टाइम प्लेयर्स जो है वो चेंज करते रहते हैं। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है बॉल की, तो इसका मतलब है कि प्लेयर जो है वो उसके ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। फोर्स लगाने की वजह, इस स्टिक से वो क्या करता है, इस पर फोर्स लगाता है जिसकी वजह से वो मूव करती है, और मूव करने से उसका डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पे बदलता रहता है। ठीक है, शेप का मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ, जैसे स्प्रिंग को स्ट्रेच करना या बॉल को कंप्रेस करना, उनसे उनकी शेप अगर चेंज हो रही है लेकिन वो दोबारा से क्या हो जाते हैं, दोबारा से अपनी शेप को रीगेन कर लेते हैं। लेकिन जब तक उनकी शेप जो है वो किसी भी तरीके से डीफॉर्म या कंप्रेस हो रही है तो उस पर उसका मतलब फोर्स लगता है, इस वजह से उनकी शेप जो है वो बदलती है। ठीक है, आगे देखते हैं फोर्सेस के टाइप। फोर्स के 2 टाइप होते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो 2 टाइप के फोर्सेस जो हैं बेसिकली नेचर में देखे जाते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो बैलेंस्ड फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं नेचर में, मतलब मैग्नीट्यूड तो उनका इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शंस जो हैं वो उनकी अलग अलग होती हैं। ठीक है, लेकिन इस फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी बदलाव नहीं आता। मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहता है। मतलब उस ऑब्जेक्ट की किसी भी तरह की स्टेट में कोई भी बदलाव नहीं आता। ठीक है, जैसे अगर हम एक बॉक्स को पुश करते हैं विद स्मॉल फोर्स तो फ्रिक्शन उसे बैलेंस कर लेता है। सिंपल मतलब है, जैसे ये टेबल है, इसके ऊपर ये छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है, अगर हम इस पर बहुत ही मिनिमम फोर्स लगाते हैं, सपोज़ हम इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं, बहुत ही मिनिमम फोर्स लगा रहे हैं, तो उस मिनिमम फोर्स से इस बॉक्स का कुछ नहीं होगा, ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि इसके अपोजिट में क्या लग रहा है, इसके अपोजिट में उतना ही एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इस टेबल और बॉक्स के बीच में, जो कि इस बॉक्स को इस टेबल पे ये रखा हुआ है टेबल पे, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इसको कहीं मूव करने नहीं दे रहा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है उस फोर्स को, जो फोर्स हम इस पे लगा रहे हैं बहुत मिनिमम ताकि ये मूव कर जाए, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उसे बैलेंस करता है।
ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब ये बॉक्स जो है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। और अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें कि सपोज़ मैं यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ। फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। उसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर मैं इस डायरेक्शन से 10 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है, और सेम फोर्स फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है नीचे की साइड से 10 न्यूटन, ठीक है, तो डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, और ये दोनों ही एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, जिस वजह से जो आपका टोटल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? वो ज़ीरो हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, जिस वजह से ये जो बॉक्स है ये रेस्ट में ही रहेगा, ये कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके बैलेंस फोर्सेस। अनबैलेंस फोर्सेस आपके अनइक्वल फोर्सेस होते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड इनके अलग अलग हो जाते हैं, और अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से ही आपका एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, ठीक है। अगर कोई बॉडी जो है वो मूव करती है किसी पर्टिकुलर एक वेलोसिटी के साथ, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जनरेट होता है। हम फिज़िक्स का जो हमने मोशन वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पढ़ा था, ठीक है। यानी कि अगर वेलोसिटी बदल रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो वहाँ पर एक्सेलरेशन जनरेट करती है। तो अगर अनइक्वल फोर्सेस इस बॉक्स के ऊपर लगते हैं तो ये क्या करेगा? मूव करने लगेगा, लेकिन मूव करेगा लेकिन कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करेगा, ठीक है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा? एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट तभी मूव करेगा जब ये अपने फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सीड कर दे, यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स इसको इस टेबल और बॉक्स को आपस में जोड़ के रखा हुआ है कि ये कहीं मूव ना करे, वो फ्रिक्शनल फोर्स से अगर हमारा फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो ये बॉक्स जो है वो मूव करने लगता है, ठीक है। तो यानी कि अनबैलेंस फोर्सेस नीडेड टू चेंज मोशन, यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हमें बदलना है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसे हमें मोशन में लाना है, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उसे हमें रेस्ट में लाना है, तो बेसिकली स्टेट चेंज करना है तो हमें अनबैलेंस फोर्सेस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अनबैलेंस फोर्सेस लगाने से ही जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट जो है वो बदल सकता है, यानी वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस के बाद अब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं। तो पहला जो लॉ है न्यूटन का, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन ने जो पहला लॉ दिया था वो था लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया जानने से पहले हमें ये पता लगाना होगा कि इनर्शिया क्या होता है। तो व्हाट इज़ इनर्शिया? इनर्शिया इज़ बेसिकली द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जैसे अभी हमने पढ़ा कि फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके स्टेट को बदल सकता है, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। लेकिन इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो किसी भी चेंज को रेजिस्ट करती है। मतलब अगर सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि मेरी बॉडी को कोई भी चेंज करे, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी तरीके चेंज को रेजिस्ट करते हैं, उस कंडीशन को कहा जाता है इनर्शिया। तो यहाँ पर बेसिकली मास से हम इनर्शिया मेजर कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैवी होगा उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। जैसे सपोज़ अगर एक बॉक्स खाली है और एक बॉक्स जो है वो बुक से भरा हुआ है, तो हम किसे ईजिली जो है वो पुश कर पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो बॉक्स खाली है हम उसे ईजिली पुश कर पाएंगे क्योंकि उसका मास कम है, और जो किताबों से भरा हुआ है उसका मास ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा इनर्शिया जो है वो मास से मेजर किया जाता है, ठीक है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसका मास ज़्यादा है और हमें उसे चेंज करना है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? उसे मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब उसका इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मास जो है वो मास से मेजर किया जाता है इनर्शिया, इसलिए मास जो है यहाँ पर क्या है? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है इनर्शिया का। इसीलिए इनर्शिया की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केजी। क्या होती है? केजी। तो ये इनर्शिया जो है ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा इनर्शिया क्या होता है। तो अब हम दोबारा से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे जाते हैं जो कि है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यही है लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर हम इनर्शिया प्रॉपर्टी समझ गए कि इनर्शिया क्या होता है, तो वही फर्स्ट लॉ है इनर्शिया का कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, या फिर किसी यूनिफॉर्म मोशन में है किसी स्ट्रेट लाइन में तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक कि अनलेस और अनटिल हम उस पर कोई भी अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्सेस ना लगाएं। जब तक कि हम बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है और मोशन में ही रहना चाहता है। ये है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो ने इंक्लाइंड प्लेन एक्सपेरिमेंट शो दैट विदाउट अनबैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट मेंटेन कांस्टेंट स्पीड। गैलीलियो ने ये कहा था कि अगर कोई भी अनबैलेंस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता तो वो अपनी कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन रख सकता है, ठीक है। मतलब अगर सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है,
तो जब तक उस पर कोई भी अप्लाइड फोर्स हम बाहर से नहीं लगाएंगे वो रेस्ट में नहीं आएगा, यानी कि वो जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा वो जो है वो अपने कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मोशन को रेजिस्ट करना, कि भाई मोशन चेंज ना हो, उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं अपनी, जैसे कि कार ब्रेकिंग, मतलब कार को ब्रेक लगाना। जैसे हम कार को ब्रेक लगाते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, आगे की तरफ जो है वो मूव करती है। ठीक है, क्योंकि बॉडी जो है वो रेस्ट में है ना, और वो इनर्शिया की वजह से रेस्ट में ही रहना चाहती है। लेकिन जैसे ही अचानक से हम कार के ब्रेक लगाते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाती है, क्योंकि वो क्या कर रही है, वो इनर्शिया में ही रहना चाहती है, उस फोर्स को अपोज कर रही है वो। ठीक है, बस स्टार्टिंग, फीट मूव विद बस, अपर बॉडी फॉल बैकवर्ड ड्यू टू इनर्शिया। जैसे ही आप बस में बैठते हो और बस स्टार्ट होती है तो हमारी बॉडी जो है वो पीछे की तरफ मूव करती है। क्यों? इनर्शिया की वजह से, क्योंकि बस जो मूव करती है तो बस के साथ मूव करते हैं हमारे पैर, क्योंकि हमारे पैर ही जो हैं वो बस के सरफेस के साथ अटैच हैं। हमारी जो अपर बॉडी है वो रेस्ट में ही रहती है। ठीक है, तो जैसे ही बस मूव करती है तो हमारे जो पैर हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो दोनों ही कंडीशन में हमारी जो बॉडी है अपर वाली, वो पीछे की तरफ मूव नहीं करती, बल्कि हमारे पैर आगे की तरफ मूव करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी जो है वो पीछे की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि वो इनर्शिया को अपोज कर रही है। हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। ठीक है, ऐसे ही शार्प टर्न आता है तो हमारी बॉडी जो है वो साइडवेज के अकॉर्डिंग जो है वो स्लिप कर जाती है। मतलब जिस भी डायरेक्शन में जो है वो कार जो है वो टर्न ले रही है होती है, उसी डायरेक्शन में हमारी बॉडी जो है वो मूव कर जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी इनर्शिया को अपोज कर रही है। बेसिकली अपोज करने का मतलब इनर्शिया, वो उसी, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। ठीक है, वो मूव नहीं करना चाहती, तो इसलिए वो वहाँ पर देखने को मिलता है हमें इनर्शिया का एग्जाम्पल, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल। अब आगे देखते हैं, इनर्शिया आपके यहाँ पे 2 टाइप के हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब मोशन के चेंज होने पे भी इनर्शिया देख सकते हो आप, और डायरेक्शन के चेंज होने से भी इनर्शिया के बारे में पता लगाया जा सकता है। जैसे अभी मैंने बस वाला एग्जांपल दिया है आपको, कि बस जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो अपर बॉडी पार्ट जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, क्योंकि इनर्शिया की वजह से वो रेस्ट में था और रेस्ट में ही रहना चाहता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे कोई भी पर्सन अगर बोट से उतर रहा है तो बोट से वो आगे की तरफ जो है वो उतर के मूव करता है, और जो बोट है वो पीछे की तरफ जाती है। ठीक है, क्योंकि वो इनर्शिया की वजह से, जो बोट है वो रेस्ट में रहना चाहती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इनर्शिया की वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाती है, पर्सन आगे की तरफ जाता है और वो इनर्शिया में रहना चाहती है, इसलिए वो पीछे की तरफ मूव कर जाती है। मतलब अपना रिएक्शन दिखाती है, एक्शन के अगेंस्ट अपना रिएक्शन दिखाती है। जिस भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाती है, क्योंकि वो इनर्शिया के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी ही स्टेट को मेंटेन करना चाहती है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्लियर हो गया होगा। बेसिकली अगर हमें इनर्शिया समझ में आ गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस हमें इतना समझना है कि मास से मेजर किया जाता है इनर्शिया, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। जैसे ट्रेन है, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपको ट्रेन का, इसका मास बहुत ज़्यादा होगा, और ये एक आपको यहाँ पे क्या दी हुई है, एक ये काट दे रखा है, ये एक पुली दे रखी है बेसिकली, तो इसका मास कम है तो इसका इनर्शिया भी कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं इनर्शिया को। अब देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम हम पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, पी इज इक्वल्स टू एम वी। ठीक है, तो जब मास और वेलोसिटी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका अपना मास है, और अगर वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो वो एक मोमेंटम वहाँ पर क्रिएट करता है। ठीक है, तो बेसिकली सेकेंड लॉ ये बताता है कि मोमेंटम में कोई भी चेंज आ रहा है, मतलब अगर सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट है उस पर आप कोई भी फोर्स लगा रहे हो, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, ठीक है, और उस फोर्स लगाने की वजह से उसकी बॉडी में या उस ऑब्जेक्ट में जो भी चेंज आता है उसके मोमेंटम में चेंज आता है। मतलब अप्लाइड फोर्सेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, ये सेकेंड लॉ कहता है। मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करने लगता है। ठीक है, मतलब एक मोमेंटम गेन कर लेता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑब्वियसली बात है, आप कोई भी फोर्स लगाओगे बाहर से ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो एक वेलोसिटी को गेन करता हुआ क्या करेगा, मूव करने लगेगा। अब वो वेलोसिटी कांस्टेंट तो होगी नहीं, ऑब्वियसली बात है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो वहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा, यानी कि फोर्स लगाने से बॉडी एक्सेलरेट करती है। ये बेसिकली कहता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। ठीक है, यहाँ पे देखो मोमेंटम की यूनिट जो है वो होती है केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मास की आपकी यूनिट केजी हो गई, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड हो गई, तो केजी मीटर पर सेकेंड। फोर्स का फॉर्मूला होता है यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन। जैसे मैंने आपको बता दिया कि फोर्स यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एक्सेलरेशन के। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट
पे आप फोर्स लगाओगे वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट करने लगेगा। और फोर्स का जो यहाँ पे यूनिट होती है वो होती है आपकी न्यूटन, ठीक है। 1 न्यूटन को अगर हम डिफाइन करें तो कोई भी 1 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट है तो अगर आप उस पर फोर्स लगाते हो तो वो 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेट करने लगता है, ठीक है। ये 1 न्यूटन को डिफाइन करता है, ठीक है। एग्जाम्पल जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक फील्डर यानी कि क्रिकेट ग्राउंड में एक फील्डर जो होता है जब उसे बॉल कैच करनी होती है तो बॉल कैच करने से पहले वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि वो इसीलिए खींचता है क्योंकि उससे एक तो टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, और जब टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा तो फोर्स ऑटोमेटिकली वहाँ पर कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, उसके हाथों में चोट नहीं लगेगी, ठीक है। अगर हम यहाँ इसको और डिटेल में समझें, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, करेक्ट। फोर्स इज इक्वल्स टू मास, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो अगर हम यहाँ से देखें तो फोर्स और टाइम एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा आप टाइम इंक्रीज़ कर दोगे उतना ज़्यादा फोर्स कम हो जाएगा। तो फील्डर भी वही करता है, पीछे की तरफ हाथों को खींचता है ताकि थोड़ा सा टाइम इंक्रीज़ हो जाए, ताकि फोर्स उसके हाथों पे कम से कम लगे और इंजरी जो है वो उसे ना हो, ठीक है। अगर हम मोमेंटम के केस में समझें तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम P इज इक्वल्स टू mv, ठीक है। तो मोमेंटम भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के, ठीक है। और फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी और मास के। अगर हम देखें यहाँ पे देखो, फोर्स इज इक्वल्स टू P/T हो जाएगा यहाँ से, यानी मोमेंटम और फोर्स दोनों एक दूसरे से इन्वर्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि भाई जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा जो है मोमेंटम आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का बदलता रहेगा, ठीक है। तो टाइम के इंक्रीज़ होने से फोर्स भी कम हो जाता है और आपका मोमेंटम भी कम हो जाता है, और ये दोनों ही चीज़ें कम हो जाएंगी तो आपका क्या होगा कि इंजरी जो है वो कम होगी फील्डर को। तो ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। देखो और अगर हम समझे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिटेल में, तो मोर इज़ द फोर्स लार्जर द एक्सेलरेशन, या वाइस वर्सा, मतलब जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी बॉडी, और जितना कम फोर्स लगाओगे उतनी कम एक्सेलरेट करेगी बॉडी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये जो आदमी है ये इसको खींच रहा है, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, और इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो m है, तो ये F फोर्स के साथ जो है वो खींचने की कोशिश कर रहा है, तो इस पर एक्सेलरेशन A लग रहा है। वहीं अगर एक आदमी की जगह 2 आदमी आ गए तो ऑब्वियसली बात है फोर्स डबल हो गया, है ना। ऑब्जेक्ट वही है तो ऑब्वियसली बात है जब फोर्स डबल हो गया, ऑब्जेक्ट सेम है, तो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा, यानी अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो जल्दी मूव करेगा, है ना, जल्दी एक्सेलरेट करेगा। वहीं अगर सेम दोबारा से एक आदमी इसको खींच रहा है, लेकिन अब जो मास है, यानी अब एक ऑब्जेक्ट नहीं है 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो एक आदमी अब 2 ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, यानी जो मास है वो डबल कर दिया यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा। जब मास ज़्यादा हो गया और एक ही आदमी जो है वो फोर्स लगा रहा है उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा क्योंकि उसे टाइम ज़्यादा लग रहा है अब उसको खींचने में, ठीक है, फोर्स ज़्यादा लग रहा है ना। तो फोर्स ज़्यादा क्या कम लग रहा है, बेसिकली एक इंसान हो गया तो एक वो कम ही फोर्स लगा पा रहा है उन दोनों ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए, ठीक है। तो यानी जितना ज़्यादा फोर्स होगा ना उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। यानी फोर्स ज़्यादा होने से बॉडी जो है वो ज़्यादा एक्सेलरेट करती है, और जहाँ फोर्स कम लग रहा होगा तो बॉडी जो है वो कम एक्सेलरेट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड लॉ के कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो जैसे यहाँ पे ये 9.1 में एग्जाम्पल जो दिया हुआ है आपके NCERT के एग्जाम्पल्स हैं। बस हमें यही समझना है, जहाँ भी नेगेटिव साइन आता है उसका मतलब ये होता है कि जिस भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी नेगेटिव दे रखा है देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो कार का एग्जांपल दे, 1000 kg उसका वेट है और इतनी स्पीड से वो चल रही है और 4 सेकंड में वो रुक जाती है, तो बताना इसका फोर्स कितना होगा। तो मास इंटू एक्सेलरेशन करना है आपको, यहाँ पे भी 1000 उसका मास हो गया, वेलोसिटी 108 km/h है, ठीक है। तो हमें इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, और मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 3/18 से यहाँ पर इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तभी चेंज हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हम वेलोसिटी की जगह से रख के टाइम 4 सेकंड रखेंगे, तो हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, -7550 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आप और एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर सकते हो। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आगे बढ़ते हैं, जो कि एक्शन एंड रिएक्शन पेयर के ऊपर बेस्ड है। एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब ये है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी एक फोर्स लगा रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो कुछ सेकंड्स के लिए वो जो ऑब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट वो भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उस फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे लगाता है। भले ही वो जो फोर्स है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, कुछ सेकंड्स के लिए ही होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा देखा गया है नेचर में, ये लॉ जो है इसे एप्लीकेबल माना गया है। और ये आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे भी करके अप्लाई देख सकते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट
एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो उसके बदले में वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे जो है वो अपोजिट एंड इक्वल फोर्स जो है वो लगाता है। तो यही जो है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है। इसके एग्जांपल्स जो हैं जैसे गन रिकॉइल, जैसे गन में से बुलेट शॉट होती है तो बुलेट की डायरेक्शन हमेशा आगे की तरफ होती है, बट गन जो है वो पीछे की तरफ रिकॉइल होती है, क्योंकि बुलेट पे जितना भी फोर्स लगता है उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है वो गन के ऊपर लगता है। तो अगर बुलेट आगे की तरफ मूव करती है तो गन जो है वो पीछे की डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, बस डिफरेंस ये है कि जो गन जब पीछे की डायरेक्शन में मूव करती है तो उसमें फोर्स ज़्यादा लगता है। फोर्स ज़्यादा लगता है मतलब क्योंकि गन का मास ज़्यादा होता है। ठीक है, तो गन का मास जो है वो ज़्यादा होता है तो वो एक्सेलरेट कम करती है, लेकिन उस पर फोर्स जो है वो ज़्यादा फील होता है, क्योंकि जितने फोर्स से बुलेट जो है वो आगे की तरफ मूव करती है उतने ही फोर्स से जो है वो गन जो है वो पीछे की तरफ रिकॉइल करती है। ठीक है, वॉकिंग जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रोड को नीचे की तरफ पुश कर रहे होते हैं और रोड जो है वो हमें आगे की तरफ मूव करवा रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो बॉडी कौन सी हो गई, हम और हमारे साथ जो अटैच है नीचे रोड। ठीक है, तो हम दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो ये दोनों बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। हम फोर्स लगा रहे हैं रोड पे नीचे की तरफ और रोड जो है वो हम पर फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ, जिस वजह से हम आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। सेलर जंपिंग मतलब सेलर जो है जब वो आगे की तरफ मूव करता है तो बोट जो है वो पीछे की तरफ जाती है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वो यहाँ पे शो करती है। जितना फोर्स जो है वो सेलर आगे की तरफ लगाता है मूव करने में, उतना ही फोर्स जो है वो बोट जो है वो पीछे की तरफ लगाती है मूव करने में, इसलिए वो पीछे की डायरेक्शन में जाती है और सेलर जो है वो आगे की डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर आपने नोटिस की होगी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस में कि डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। मतलब फोर्स तो उतना ही है, दोनों ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स इक्वल लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा जो है वो अपोजिट होती है। मतलब हमेशा डायरेक्शन जो है वो अगर एक ऑब्जेक्ट आगे की तरफ है तो दूसरा ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ है, मतलब डायरेक्शन हमेशा चेंज होगी। एक डायरेक्शन में कभी भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नहीं लगते। ठीक है, इसका एक बहुत और अच्छा एग्जाम्पल है जो यहाँ पे नहीं दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है, रॉकेट प्रपल्जन। जो रॉकेट जो लॉन्च होते हैं, ठीक है, वो भी इसी लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। बेसिकली जितने फोर्स से जो रॉकेट है वो आगे की तरफ मूव करता है, उतने ही फोर्स से उसकी जो गैसेस होती हैं वो पीछे की तरफ निकलती हैं, तभी उतने ही फोर्स से वो आगे की तरफ मूव कर पाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या टॉपिक है हमारा। अब तक आई होप जितने भी 3 लॉज ऑफ मोशन हैं यहाँ तक हमें क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हमने पढ़ लिया क्या होता है, P इज इक्वल्स टू mv। अब इसको कंजर्व मतलब बेसिकली एक लॉ दिया गया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ऐसा माना गया है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब ऐसा सिस्टम है जिस पर आप कोई भी अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा रहे, तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो दोनों ऑब्जेक्ट है ना उनका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, इसको अगर हम समझें यहाँ पर कि जैसे सपोज 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये 2 बॉडी हैं A और B। इसका जो मास है वो हम मान के चलते हैं कितना है, ma है, और इसका जो मास है वो mb है। सपोज़ इसकी वेलोसिटी जिससे ये मूव करेगा हम मान के चलते हैं va है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो vb है। ठीक है, तो अब ये रेस्ट पे हैं, ठीक है, मूव नहीं कर रहे, अभी तो रेस्ट पे हैं। अब जब ये दोनों मूव करेंगे तो इनका मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनका मोमेंटम हो जाएगा ma va प्लस दोनों का mb और vb। ठीक है, इन दोनों का मोमेंटम जो है वो ये होगा कोलिजन से पहले, मतलब ये मूव कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोलाइड नहीं करे। ठीक है, सपोज मैं मान के चलती हूँ ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो इनके मोमेंटम जो है वो ये हो जाएंगे। अब कोलिजन नहीं होगा, कोलिजन जब होगा मतलब जब ये कोलाइड करेंगे आपस में, ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद ये दोनों फिर से जो है वो अलग हो जाएंगे। तो जब टकराने के बाद ये अलग होंगे तब इनकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, मास तो ma ही रहेगा, है ना, और va प्लस mb और vb। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन आपकी यहाँ पर आएगी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। मतलब मास और वेलोसिटी हमने मान लिया ऑब्जेक्ट की होंगी। अब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं इस वेलोसिटी के साथ, लेकिन ये टकराए नहीं हैं, कोलिजन से पहले उनकी हम जो मोमेंटम है वो दोनों हमने लिख लिया यहाँ पर। अब जैसे ही वो कोलाइड करेंगे यानी टकराएंगे और टकराने के बाद फिर अलग हो जाएंगे, उसके बाद जो उनका मोमेंटम है
वो यहाँ पर हमने लिख लिया। तो मतलब कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद दोनों का मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, मतलब कोई भी चेंज उनके मोमेंटम में नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके फिर से एनसीईआरटी के, जैसे पिस्टल रिकॉयल का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि जो बुलेट है उसका मास है 20 ग्राम और वो 150 मीटर पर सेकेंड से जो है वो मूव करती है, किस में से, 2 kg पिस्टल में से। तो उसकी रिकॉयल वेलोसिटी बताओ, सिंपल है, अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम मान के चलते हैं एक ऑब्जेक्ट है हमारा बुलेट, दूसरा ऑब्जेक्ट है पिस्टल। तो पहला ऑब्जेक्ट जो है वो उसका मास जो है वो कितना है, 20 ग्राम है, इसको हमें केजी में बदलना पड़ेगा। 20 इंटू नहीं 100 यानी डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये 0.02 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यानी 0.02 और वेलोसिटी कितनी है उसकी 150 है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू में, अब हमें इसकी वेलोसिटी तो नहीं पता, रिकॉयल वेलोसिटी जो हमें निकालनी है वही हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो 0.02 इंटू में 150 अपॉन में 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये आ गया 100, ये यहाँ से डिवाइड हो गया 2 से, 2 हो गया, यानी 15 अपॉन में 10 यानी 1.5 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या आ गई, रिकॉयल वेलोसिटी आ गई। अच्छा, नेगेटिव साइन यहाँ पर क्यों है, क्योंकि रिकॉयल वेलोसिटी, अभी हमने पढ़ा एक्शन रिएक्शन पेयर में कि एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है ना, तो वो भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर, है ना। तो ऐसे केस में डायरेक्शन हमेशा क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो डायरेक्शन जब अलग अलग होती हैं तो यानी कि नेगेटिव साइन हमेशा यहाँ पे रहता है। नेगेटिव साइन डिनोट ही करता है किसको, अपोजिट डायरेक्शन को। ऐसे यहाँ पर एक गर्ल्स ऑन कार्ट, ये वाला एग्जाम्पल आप खुद ट्राई कीजिएगा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये एग्जाम्पल आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब ये चैप्टर हमारा यहीं पर एंड होता है। बस कुछ यहाँ पर लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने इस चैप्टर में कवर किए। जैसे फर्स्ट लॉ इनर्शिया के बारे में पढ़ा, ठीक है, मास पे डिपेंड करता है इनर्शिया। सेकेंड लॉ पढ़ा, फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रेट से जो है मोमेंटम बॉडी का बदलेगा और उतनी ज़्यादा जो है बॉडी एक्सेलरेट करेगी। थर्ड लॉ पढ़ा, हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है उस पर जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा रहे तो उसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। बाकी कुछ हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जो आपके एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स हैं, मैंने वहीं से लिए हैं। ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा एक अप्रोच के किस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब आप जाके जो है पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि चैप्टर में जो कुछ भी है बहुत कंसाइज वे में मैंने इस पूरे वीडियो में जो है वो कवर किया है। आई होप जितना मैंने कवर किया है उतना आपको समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और वीडियोस कंसाइज फॉर्म में मैं आपके लिए लेकर आऊँ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे बेहतरीन चैप्टर्स आपके लिए लेकर आ सकूँ। थैंक यू सो मच।